आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ कहाँ से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेकर आए हैं, जिसे हम हिंदी में बोला जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का से रिवीजन क्लास लेकर आए हैं, जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। रिवीजन क्लास मेरा लाने का मकसद ये है कि आप लोग का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का जवाब ऐसे 100% दे पाइएगा, ताकि आप लोग का फुल नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उठ सके। इसीलिए मेरा लाने का मकसद है रिवीजन क्लास में। अभी तक ऐसे रिवीजन क्लास में ऐसे व्यष्टिक अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टिक अर्थशास्त्र में जितना भी सब्जेक्ट है यानी कि चैप्टर है, वो सारा चैप्टर को हम करा चुके हैं। चैप्टर अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, ये सारा अध्याय से हम करा चुके हैं। व्यष्टिक अर्थशास्त्र में समष्टिक अर्थशास्त्र का भी हम अध्याय 1 करा चुके हैं, जो कि अध्याय 1 है सिर्फ समष्टिक अर्थ का परिचय है, जो कि वहाँ पे आप लोग भी परिचय भी देख सकते हैं। अगर इसका वीडियो आप लोग देखना चाहते होंगे यानी लेकर अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऐसे एक उस चैनल में जाइएगा, प्ले लिस्ट का एक बना हुआ बॉक्स, उसमें प्ले लिस्ट के में बॉक्स में क्लिक करने के बाद वहाँ सारा अध्याय का ऐसे आप लोग का वीडियो मिल जाएगा, जो कि आसानी से ऐसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग ऐसे फुल नंबर आप लोग उठा सकेंगे। ज़्यादा समय का भी वीडियो बना हुआ नहीं है, ताकि आप लोग ऐसे उसका ऐसे इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख सकेंगे। और व्यष्टिक अर्थशास्त्र का भी ऐसे वीडियो वहाँ पे आप लोग का मिल जाएगा, जो कि अध्याय 1 अभी तक हम करा मतलब आज ऐसे समष्टिक अर्थशास्त्र में अध्याय 2 देखने वाले हैं, जो कि अध्याय से हम 1 करा चुके हैं। अध्याय 1 करा चुके हैं, जो कि इसका ऐसे समष्टिक अर्थशास्त्र के परिचय है। जितने भी इसमें क्वेश्चन बनने वाले सारा क्वेश्चन हम करा चुके हैं। इसका अगर वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का, या तो फिर ऐसे प्ले लिस्ट का वीडियो बना हुआ हमारे चैनल में जाने के बाद ऐसे वहाँ पे ऐसे आप लोग का प्ले लिस्ट का बना हुआ बॉक्स, वहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका परिचय दे सकते हैं। और इसका सारा चैप्टर कहाँ से, जो कि व्यष्टिक अर्थशास्त्र में जितना भी चैप्टर हो सारा कहाँ से, वहाँ से भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का, वहाँ से भी आप लोग का देख सकते हैं। आज अध्याय से 2 कराने वाले हैं, जो कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन में। इसमें जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनेगा वो सारा। और ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। बात ध्यान में रखिएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ देखने वाले हैं, जो कि करीब ऐसे 10 क्वेश्चन से लेकर 15 क्वेश्चन तक सब्जेक्टिव रहेगा, जो कि इसको भी हमें ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आने का संभावना 100% रहेगा। इसमें भी आप लोग का 1 नंबर का भी रहेगा, 2 नंबर का भी क्वेश्चन रह सकता है। तो इसीलिए आप लोग इसको भी देख लेना भूलिएगा। आप लोग ऐसे आगे सबसे पहला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग कराने वाले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला से आते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव नंबर 1 यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। पूंजीगत वस्तु का एक उदाहरण देखना है, तो आप लोग को बताना ऑप्शन ये कि परिवार में उपयोग के लिए फ्रिज, दूसरा ऑप्शन देखना कि परिवार में उपयोग के लिए सिलाई मशीन, थर्ड ऑप्शन देखना कि दर्जी की दुकान में उपयोग के लिए सिलाई मशीन। तो आप लोग को बताना है कि पूंजीगत वस्तु का उदाहरण कौन है। तो इसमें ऐसे पूंजीगत वस्तु का उदाहरण इसका सही जवाब हो जाएगा दर्जी की दुकान में उपयोग के लिए सिलाई मशीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड देखिएगा, किसान के द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग खेती करने के लिए होता है, यानी कि किससे होता है। किसान से ट्रैक्टर को प्रयोग किया करता है, खेती के लिए प्रयोग करता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ ट्रैक्टर किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे ऐसे ट्रैक्टर किस प्रकार के उदाहरण है बताइएगा आप लोग। तो पहला ऐसे उपभोक्ता के वस्तु के है, कि नशावान के वस्तु के, कि हम मध्यवर्ती के, कि गिफिन वस्तु। नहीं, गिफिन मतलब बेकार वस्तु के लिए उदाहरण है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। बेकार वस्तु के लिए तो नहीं होगा उदाहरण, इसका गलत हो जाएगा। नशावान के लिए भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। मध्यवर्ती वस्तु बच गया और उपभोक्ता वस्तु बच गया। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इतना हम आप लोग को बता चुके हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, उपभोक्ता वस्तु के लिए उदाहरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहा गया कि आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपया है, यानी कि इस तारीख को से आप लोग के खाते में कितना 50,000 है। तो यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है। स्टॉक का उदाहरण है, कि प्रवाह का उदाहरण है, कि थेर निवेश का उदाहरण है, कि उपभोग का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्टॉक, यानी कि आपके ऐसे खाते में कितना 50,000 रुपया था, स्टॉक करके आप रखे तो स्टॉक का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया कि आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता, यानी कि विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं को सेवाओं का प्रवाह को क्या कहा जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह को क्या कहा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान में देगा। पहला से मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है, कि वास्तविक प्रवाह कहा जाता है, कि वार्षिक प्रवाह कहा जाता है, कि स्टॉक, यानी विक्रेता से क्रेता की ओर प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रवाह कहते नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया कि वस्तुओं या सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हुए बिना मौद्रिक प्रवाह में वृद्धि होने की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि मुद्रास्फीति होता है, कि मुद्रा संकुचन होता है, कि थर्ड ऑप्शन देखिएगा रोजगार में हास्य होता है, कि मंदी होता है, फोर्थ ऑप्शन। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नंबर यहाँ पे 6 देखिएगा, किसी देश में एक दिए हुए वर्ष
में उत्पादन के साधनों के द्वारा से उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के बाजार मूल्य को ऐसे क्या कहा जाता है। तो पहला से ऑप्शन सुनिएगा सकल घरेलू, दूसरा ऑप्शन शुद्ध घरेलू उत्पादन की, थर्ड ऑप्शन राष्ट्रीय की, फोर्थ ऑप्शन की व्यक्तिगत आय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सकल घरेलू कहा जाता है, यानी कि जीडीपी इसे कहा जाता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, यानी सकल घरेलू उत्पादक कहा जाता है। इसका है, अगर आप लोग को पूछा जाए कि सकल घरेलू उत्पादक क्या है, तो इसका आप लोग जवाब भी यहाँ पे लिखा हुआ जो कि आप लोग देख सकते हैं, यही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा गया कि सकल घरेलू उत्पादन में शुद्ध घरेलू उत्पादन को घटाने से क्या प्राप्त होता है, यानी घटाने से क्या प्राप्त होता है। तो पहला यहाँ पे देखिएगा कि शुद्ध निर्यात प्राप्त होता है, कि ऑप्शन नंबर बी शुद्ध या प्रत्यक्ष प्राप्त होता है, कि थर्ड ऑप्शन घिसावट व्यय प्राप्त होता है, कि उपभोग व्यय प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घिसावट प्राप्त होता है। घिसावट प्राप्त सकल घरेलू उत्पादन में शुद्ध घरेलू उत्पादन को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, घिसावट व्यय प्राप्त होता है। ये बात। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखिए कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो पहला है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन को राष्ट्रीय आय कहते हैं, कि दूसरा ऑप्शन है कि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन को कहते हैं, कि थर्ड ऑप्शन है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन को कहते हैं, कि फोर्थ ऑप्शन है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ऐसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए कि सकल घरेलू की गणना में निम्न में से किसी मत को हसे शामिल नहीं किया जाता। पहला मत हसे यहाँ पे उपभोग व्यय पर है, दूसरा निवेश व्यय पर, कि थर्ड हसे स्थानांतरण भुगतान पर, कि फोर्थ ऑप्शन साधन पर। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानांतरण भुगतान को हसे शामिल नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिएगा कि अगर किसी देश का निर्यात की तुलना में आयात अधिक है, यानी निर्यात की तुलना में आयात क्या चीज़ अधिक कर रहा है, ठीक है, तो उसका से उस देश का सकल घरेलू उत्पादन तथा सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या अंतर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि सकल घरेलू उत्पादन तथा सकल राष्ट्रीय उत्पादन दोनों बराबर होगा। बी ऑप्शन सुनिए कि सकल घरेलू उत्पादन की तुलना में राष्ट्रीय उत्पादन अधिक होगा। फिर थर्ड ऑप्शन सुनिए कि सकल घरेलू उत्पादन की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पादन कम होगा। डी ऑप्शन सुनिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन सकल घरेलू उत्पादन से दूना होगा। तो इसका सही जवाब लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सकल घरेलू उत्पादन की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पादन कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया कि अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटाने से क्या प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष कर यानी कि जो अप्रत्यक्ष कर से किसी वस्तु कोई अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, जैसे कि एक कंपनी है से कोई चीज़ वस्तु बना रहा है, उस वस्तु को से हम लोग खरीद रहे हैं, आम आदमी खरीद रहा है, तो उसमें जो अप्रत्यक्ष कर लगता है, यानी कि कर जो लगता है उसमें, जो कि CGST HGST लगता है, उसे ही अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया कि अप्रत्यक्ष कर में अनुदान को घटाने से क्या प्राप्त होता है। पहला से विदेशों में प्राप्त आय का साधन आय होता है, दूसरा से शुद्ध अनुदान होता है, कि निजी आय होता है, कि डी ऑप्शन सुनिएगा कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर से 12। राष्ट्रीय आय के आंकड़ा से क्या जानकारी नहीं मिल सकती है। पहला है से राष्ट्रीय आय में उत्पादन के साधनों का योगदान, दूसरा ऑप्शन सुनिएगा कि राष्ट्रीय आय में क्षेत्रों का योगदान, थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि देश की आर्थिक क्रियाओं के स्तर में माप, और फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि लोगों को आर्थिक कल्याण। कि इसका सही जवाब लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लोगों को आर्थिक कल्याण का है से जानकारी नहीं मिलता है, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि स्थिर कीमत पर ऐसे राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है। जब स्थिर कीमत रहेगा तो उसमें से राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या होगा। पहला से सकल राष्ट्रीय उत्पादन होगा उसका नाम, कि दूसरा या वास्तविक राष्ट्रीय आय होगा, कि थर्ड ऑप्शन है कि वास्तविक क्या होगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय होगा, कि फोर्थ ऑप्शन है कि हरित राष्ट्रीय आय होगा। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वास्तविक राष्ट्रीय आय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहा गया है कि GNP डिफ्लेक्टर ज्ञात करने का सूत्र क्या है। GNP डिफ्लेक्टर ज्ञात सूत्र करना है, डिफ्लेक्टर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। GNP यहाँ पे बताना है, तो ऑप्शन नंबर ये से सुनिएगा कि नॉर्मल है से GNP बाई है से रियल GNP और इंटू 100 ये फार्मूला होगा, कि ऑप्शन 20 फार्मूला देखिएगा, कि ऑप्शन सी की ऑप्शन डी फार्मूला देखिएगा। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका ही सही जवाब हो जाएगा, यानी नॉर्मल GNP बाई है से रियल GNP आटा से सॉरी इंटू 100 को है इसी को सूत्र है से GNP डिफ्लेक्टर निकालने का फार्मूला है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि भारत में अमेरिका दूतावास, यानी कि भारत में क्या है, एक अमेरिका दूतावास है, तो उसके कर्मचारियों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उस दूतावास में, उसके कर्मचारियों का वेतन भत्ते, यानी कि जो वेतन उत्तन दिया जाएगा
उसका वेतन किस देश के घरेलू उत्पादन में शामिल किया जाए, यानी किस देश के घरेलू उत्पादन में शामिल किया जाएगा, यानी कि किस देश के आय में है उसे जोड़ा जाएगा, उसको जब वेतन दिया जाएगा। जैसे भारत में दूतावास है अमेरिका के, तक का भारत में जोड़ा जाएगा उसका आय, कि उसका आय जोड़ा जाएगा अमेरिका में। तो इसका जवाब आप लोग को बताना था, पहला से भारत में जोड़ा जाएगा उसका आय, कि दूसरा से अमेरिका में उसका घरेलू उत्पादन में जोड़ा जाएगा, कि थर्ड ऑप्शन है कि भारत तथा अमेरिका दोनों में जोड़ा जाएगा, कि फोर्थ ऑप्शन है कि अमेरिका के कर्मचारियों के वेतन भत्ते को घरेलू उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता, यानी कि उसका वेतन भत्ते से शामिल नहीं किया जाता, ये भी कहा गया था। इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जहाँ के दूतावास रहेगा वहाँ का ही वेतन, जैसे अमेरिका का दूतावास भारत में है तो अमेरिका का ही आय में उसे जोड़ा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। जैसे अमेरिका का दूतावास है तो क्या अमेरिका में ही उसका घरेलू उत्पादन में शामिल किया जाएगा उसका वेतन भत्ता। इतना बात ध्यान में रखिएगा, इसका जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 यहाँ पे समाप्त हो चुका है, जो कि जितना भी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कराने अध्याय 2 में था वो सारा अध्याय 2 में हम करा चुके हैं, जो कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात ध्यान में देखिएगा कि एक भी ऐसे नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का संभावना आप लोग का 110% आप लोग का बनेगा, ये बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा। तो अब ऐसे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हम ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आप लोग का पूछा जाएगा 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को हम ऐसे यहाँ पे लेकर आए हैं, जो कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ, जो कि इसमें भी ऐसे 16 क्वेश्चन है, जो कि इसे चलते हम फास्ट में कर लेते हैं। इसका जवाब आप लोग है, अगर आप लोग ऐसे अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे आप लोग को ऐसे कई बार पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चलिए साधन आप लोग को बताना है। साधन में लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में अपना परिश्रम प्राप्त करते हैं, उन्हें ही साधन आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा कि मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं। तो एक लेखा वर्ष में, यानी कि एक वर्ष भी कह सकते हैं, एक लेखा वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में सामान्य टूट फूट होता, यानी कि सामान्य टूट फूट, यानी कि कोई भी चढ़ाव उतरा नहीं होता, तो थोड़ा बहुत होता, सामान्य टूट फूट होता। और उसके घिसावट में, यानी घिसावट कह सकते हैं, यानी हास्य मूल्य के कारण वस्तुओं के मूल्य में जो भी कमी आती है, यानी कि जो भी कमी आती है उसे की ही मूल्य हास्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्थानांतरण आय क्या। स्थानांतरण आय उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा कि जिसे आप लोग छात्रवृत्ति लेते हैं, वो छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप कह सकते हैं, वो स्थानांतरण आय है। प्लस में से जो वृद्धा पेंशन मिलता है, बूढ़ा बूढ़ी को जो पेंशन मिलता है उसे स्थानांतरण आय कह सकते हैं, या फिर बेरोजगारी भत्ता भी मिल सकता है, उसे स्थानांतरण आय कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि स्थानांतरण आय का एक अनार्जित आय है न, अनार्जित आय इसे कहते हैं कि जिसमें से कोई सेवा व कुछ भी नहीं काम करता उसे फ्री फोकट में मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देखिए आगे देखिएगा, जो अर्थव्यवस्था में बिना किसी सेवा के बदले में दिया जाता है। नहीं देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बिना सेवा नहीं, किसी भी काम धंधा के लिए नहीं रहता, कोई भी काम नहीं करता, फ्री में इसको दिया जाता है, उसे ही स्थानांतरण आय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे वृद्धा अवस्था में जो पेंशन दिया जाता है, वो छात्रवृत्ति जैसे स्कॉलरशिप, बेरोजगारी भत्ता, ये सभी ऐसे स्थानांतरण आय कहलाता है। ये बात की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कि आय में वृत्ताकार प्रवाह से आप क्या समझते हैं। आय में वृत्ताकार प्रवाह यानी कि जो ये भी एक काम है जिसमें आयात भी हो रहा है, निर्यात भी हो रहा है, यानी कि जिसमें व्यय भी हो रहा है और उत्पादक भी हो रहा है। जैसे कह सकते हैं कि एक वस्तु का उत्पादन भी हो रहा है, प्लस में उस वस्तु का खर्च भी हो रहा है। जैसे कोई भी वस्तु बनाया गया तो उस वस्तु को बेचा गया, यानी कि उसमें से बेचकर उसका काम लिया गया, तो यानी कि जो उत्पादन हो भी रहा है और प्लस में व्यय भी हो रहा है, यानी कि दोनों चीज़ हो रहा है, उसे ही वृत्ताकार प्रवाह कह सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जवाब में कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन आय तथा व्यय को जो निरंतर प्रवाह होता रहता है उसे ही आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आय के वृत्ताकार प्रवाह यानी कि चक्रीय प्रवाह भी उसे कहते हैं। देखिए वृत्ताकार मतलब चक्रीय होता है, गोल सर्कल, यानी कि जैसे एक वस्तु का उत्पादन हो रहा है और उस वस्तु का से उत्पाद खर्च भी हो रहा है, यानी कि व्यय भी हो रहा है, तो उसे भी ऐसे उसे वृत्ताकार प्रवाह कहते हैं, यानी कि चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबर 5 देखिएगा कि चक्रीय प्रवाह में अंतक्षेपण तथा या भरण क्या है। तो यहाँ इसका जवाब देखिएगा कि आय का अंतक्षेपण आय में होने वाले वृद्धि जो कि चक्रीय प्रवाह में बाहर से किसी और स्रोत के द्वारा ऐसे किया जाता है। जैसे कि ऐसे चक्रीय प्रवाह वहाँ चल रहा है, जैसे आय में उत्पादन भी हो रहा है, जैसे एक वस्तु का उत्पादन भी हो रहा है, उसका व्यय भी हो रहा है, प्लस में ऐसे किसी और अन्य स्रोत यानी किसी बाहरी स्रोत का उसमें ऐसे उस स्रोत को बाहरी स्रोत में से उसमें वृद्धि कर दे, जैसे कि विनिमय हो जाता है, सरकार के द्वारा उसमें खर्च दिया जाता है, व्यय किया जाता है, और निर्यात आदि जैसे आय को अंतक्षेपण आय कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि टिकाऊ वस्तुओं से क्या अभिप्राय। टिकाऊ वस्तुओं वैसे वस्तुओं को कहा जाता है जो किसी वस्तु को खरीदे हैं
जो किसी वस्तु को खरीदे हैं और उसे है से कई बार उपयोग कर चुके हैं और वो लंबे समय तक कार्य में रह चुका है, यानी कि बहुत लंबे समय तक उसको प्रयोग कर चुके हैं, तो उसे ही टिकाऊ वस्तुओं को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ डिफिनेशन, टिकाऊ वस्तुओं एक से अधिक बार, यानी कि एक से अधिक बार से प्रयोग में लाई जा सकती है, यानी एक वस्तु खरीदे उसे एक बार नहीं एक से अधिक बार प्रयोग में कर सकते हैं। आज किए कल किए फिर उसे नेक्स्ट 2 दिन के बाद किए तो उसे अधिक बार प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसका जीवन काल देखिए, जीवन काल 1 वर्ष से अधिक होता है, जैसे कि कार, स्कूटर है से साइकिल, उसे टिकाऊ वस्तु कहते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु, यहाँ इसका डिफिनेशन लिखा हुआ कि ये उत्पादन वस्तुओं का ही एक भाग है, एक उत्पादक वस्तुओं का ही भाग है, यानी कि जो उत्पादक करता है उसे पूंजीगत वस्तु कहते हैं ना। तो पूंजीगत है से ये उत्पादक के वस्तुओं का ही एक भाग है, जो एक लेखा वर्ष के अंत में, यानी एक वर्ष के अंत में उत्पादकों के पास से टिकाऊ तथा गैर टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक पूंजीगत वस्तु कहते हैं। यानी कि एक वस्तु को उत्पादक के पास है, जिसे है से उसके पास उत्पादक के पास से टिकाऊ भी रहे और उसके गैर टिकाऊ, यानी कि उसमें बिना टिकाऊ वाला भी रहे, का स्टॉक ही पूंजीगत वस्तु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया कि बचत की परिभाषा करें। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, आय का वह भाग जो उपभोग पर भी व्यय नहीं किया जाता, नहीं व्यय मतलब खर्च होता है, खर्च नहीं किया जाता है, उसे बचत आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया क्या है कि ब्याज वह कीमत है जो पूंजी की सेवा के बदले दी जाती है, यानी एक वस्तु को दिए हम किसी को काम करने के लिए, उस वस्तु को के बदले हमें कुछ पूंजी दी, यानी कि कुछ पैसे की कह सकते हैं कि आज ऐसे एक व्यक्ति को 50 रुपया दिए और उसे ऐसे 10 दिन के बाद ऐसे उससे के द्वारा ऐसे हमको दिया गया 50 रुपया प्लस में 2 रुपया दिया गया, ठीक है, यानी कुल 52 रुपया हो गया, तो ये 2 रुपया दिया गया, इसी को ब्याज कहते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 10, सकल घरेलू उत्पादन के परिभाषा देना है। सकल घरेलू उत्पादन के वहाँ पे भी हम परिभाषा दिया और यहाँ पे भी परिभाषा दे रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पादन किसे कहते हैं, जिसे यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है सकल घरेलू उत्पादक, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग सुनिएगा, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का होता है एक वर्ष में, कह सकते हैं एक वर्ष, अच्छा नहीं तो एक वित्तीय वर्ष भी लिख सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष कहलाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो रहता है, यानी आज 1 अप्रैल हो गया, फिर लौट के वापस 31 मार्च तक आएगा, यानी इससे पीछे होगा 31 मार्च अप्रैल से, तो जो एक साल का रहेगा उसे ही एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में या एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष एक वर्ष में जो कि घरेलू सीमा कह सकते हैं कि अपना घर नहीं, भारत है, ठीक है, यहाँ पे भारत है, ये भारत है, ये भारत है, भारत के सीमा में, यानी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा, यानी कि देश के घरेलू सीमा हो गया, घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु, यानी कि इस यहाँ पे ऐसे कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है, जैसे गेहूं हो रहा है उत्पादन, गेहूं उत्पादन हो रहा है, गेहूं में से आटा बना, आटा को बेचा गया, तो ये आटा को ऐसे बेचा गया, तो इसका हो गया गेहूं से आटा बना था, तो ये अंतिम वस्तु हो गया। चाहे गेहूं से आटा बना, आटा से एक ब्रेड बना, तो ये क्या हो गया, गेहूं का अंतिम वस्तु हो गया। तो किसी देश, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा उत्पादन की, यानी कि उत्पादन है, ये गेहूं उत्पादक हो गया, उत्पादन हो गया, उत्पादित वस्तु हो गया, पर इसका अंतिम वस्तु क्या हो गया, यहाँ एक ब्रेड बन गया, यानी कि गेहूं से आटा बना, आटा से ब्रेड बन गया, तो ये ब्रेड को अंतिम वस्तु इसे कहते हैं। इस ब्रेड एवं सेवा का जो मौद्रिक होता है, यानी किसी सेवा दे रहा तो उस सेवा के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू कहते हैं। यानी क्या कह सकते हैं, एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु, यानी उत्पादित अंतिम वस्तु एवं चाहे और सेवा का मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं, यानी कि जीडीपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय आय से आप क्या है, यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ कि राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि में के दौरान एक देश में सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित कारक को आय का कुल जोड़ को कहते हैं राष्ट्रीय आय। एक राष्ट्रीय आय है जिसमें है से एक वर्ष में है से देश के जितना भी निवासी है, सामान्य निवासी, उससे अर्जित आय, जितना भी आय रहता है, जितना भी पैसा को अर्जित किया जाता है, उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की आय से का परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ, जो कि आप लोग यहाँ परिभाषा देख सकते हैं उसका आराम से। उसी तरह से यहाँ पे प्रायोजिक आय का भी परिभाषा दिया हुआ, जो कि यहाँ पे प्रायोजिक आय का परिभाषा भी देख सकते हैं। और इसका बाद ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि 16 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ कि आर्थिक आय का से क्या अभिप्राय, इसका भी जवाब यहाँ पे दिया हुआ कि आर्थिक आय से आप क्या अभिप्राय रखता है, कि आर्थिक आय से अभिप्राय सरकार के द्वारा उद्यमों में जो दी गई आर्थिक सहायता या अनुदान है, सरकार के द्वारा किसानों उद्यमी में ऐसे उपभोक्ताओं को समय समय पर बिजनेस लोन का ऐसे
उपकरण में खरीद करने के सब्सिडी दिया जाता है उसे ही आर्थिक आय का। नंबर यहाँ पे 15 देखिएगा कि दोहरी गणना से बचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। पहले यहाँ इसका जवाब सुनिए कि दोहरी गणना से बचने के लिए मूल वृद्धि विधि कहाँ से प्रयोग किया जाता है, इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह सकल घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय में अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि क्या अंतर है सकल घरेलू और राष्ट्रीय आय में। सकल घरेलू में से विदेशियों से शुद्ध साधन आय शामिल नहीं होती है, जबकि ऐसे राष्ट्रीय आय में ऐसे विदेशों में शुद्ध साधन आय शामिल होता है। इसका अंतर ये हो गया। यानी यहाँ 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो कुल मिला के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे आप लोग 16 क्वेश्चन को जवाब आप लोग देख सकते हैं। इसका में यहाँ से आप लोग ऐसे जो क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते उसको नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए, ताकि आप लोग को समझने में और बार बार रिविजन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह से जितना भी अध्याय 2 का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी सारा करा चुके हैं। नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका कंप्लीट है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोग देख सकते हैं कि 15 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा चुके हैं, तो इसके के अंदर में आने का संभावना आप लोग का 100% है। इसलिए इसके जितना बार रिविजन कीजिएगा उतना ही बार आप लोग का और आसानी से होगा, जो कि किसी भी आंसर का जवाब दे सकते हैं पूरा आसानी से। जितना बार आप लोग वीडियो देखिएगा उतना ही फायदा आप लोग का रहेगा। इसी तरह से आप लोग का अगर चाहते हैं वीडियो अगर पूरा रिवीजन क्लास, तो आप लोग ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाला क्लास रहेगा वो सारा क्लास आप लोग आसानी से इस चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। चलिए थैंक